एपिसोड नंबर 2 को शुरू करने से पहले, नरेट करने से पहले, ये मैं एपिसोड नंबर 1 का एक बहुत छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने तब सुना था, याद नहीं आ रहा, तो ये सुन लेना, मोर देन इनफ होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने इस कहानी का एपिसोड नंबर 1 नहीं सुना है तो प्लीज़ इसको यहीं कहीं बंद कर दो, पहले उसे सुनना। मेरे पेज पे डला हुआ है, लिंक विंक सब मिल जाएगा। अगले कुछ मिनट में मैं आपके लिए एपिसोड नंबर 1 बहुत बुरी तरह स्पॉइल करने वाला हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली रिकैप तो मतलब ये मत देखना, रोक दो। उसी के साथ में अगर आप लोगों ने अभी तक ये कहानी शुरू करने से पहले हमारे पेज पे अ मिडनाइट टेक्स्ट की कहानी नहीं सुनी है, आई हेवीली रिकमेंड पहले उसको सुनना और फिर इसे सुनना। ये एक काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन है, वो नहीं सुनोगे, ये डायरेक्ट सुनोगे, कहानी समझ में आ जाएगी, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग धागे हैं जो कहानी में जुड़ेंगे, तो मतलब इट वुड बी मोर फन फॉर यू। ठीक है, ये मेरी तरफ से एक सजेशन था, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए ज़रा बीते एपिसोड के पन्नों को तेज़ी से पलटते हैं। हमारी ये कहानी शुरू होती है 3 मजदूरों की हैरानी से, क्योंकि उनको एक बड़ी बुरी हालत में एक लड़का मिला था, बेबस सा प्रणव। कहाँ मिला था? जिस खेत को ये तीनों संभाल रहे थे, उस खेत से एक लगा हुआ, अब ना इस्तेमाल किए जाने वाला एक हाईवे था। उस पे अब उस लड़के की जो मदद है, उसके लिए पहले पुलिस को बुलाया जाता है, फिर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, एंड इवेंचुअली जब उसकी ट्रीटमेंट होती है, जब उसको मेडिकल अटेंशन दिया जाता है, तो ये पता चलता है कि वो लड़का प्रणव अपनी याददाश्त खो चुका है, इस हद तक कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं पहचान पाता। खैर, कहानी में हमको एक और नाम मिलता है, नाम अनुराग उत्युप। अनुराग प्रणव का एक क्लासमेट होता है। अब अनुराग भाई साहब जो हैं, वो जब कॉलेज में थे तब उनको कैंसर डिटेक्ट होता है, जिसके बाद पढ़ाई लिखाई में उसका कुछ खास मन लगता नहीं, लेकिन ट्रैवलिंग का एक बड़ा इंटरेस्ट आता है। पेरेंट्स चीयर अप करने के लिए एक बाइक भी गिफ्ट करते हैं, और उसी बाइक पे सोलो ट्रैवलिंग, दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग वगैरह किया करते थे। ऐसे ही एक सोलो कैंपिंग ट्रिप के दौरान जनाब की मौत होती है। एक्सीडेंट नहीं, प्रेडिक्शन मर्डर का होता है। अब अनुराग की मौत के पूरे 1 साल बाद प्रणव का ये हाईवे वाला इंसिडेंट होता है, जहां पे उसकी याददाश्त जाती है। इन दोनों की कहानी में अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो दोनों बैचमेट है, कोई रिलेशन नहीं होता सिवाय एक और धागे के। अनुराग की जब मौत होती है तो उसके पेरेंट्स जो हैं ये क्लेम करते हैं कि उसके पास से सिर्फ 2 चीज़ें मिसिंग थी। एक, उसके पास एक कैश का बंडल हुआ करता था वो, और दूसरा वो बाइक जो उसके पेरेंट्स ने उसको चीयर अप करने के लिए दी थी। वही बाइक जिस पे प्रणव पूरे 1 साल बाद उस हाईवे पे मिला था। अब प्रणव की कहानी पे जब हम वापस लौटते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके जो पेरेंट्स थे, इन्होंने शहर चेंज कर दिया था, क्योंकि जब ये प्रणव का ये वाला इंसिडेंट होता है, वो उस बाइक पे मिलता है, तो वो एक ऐसी थ्योरी को सजेस्ट करता है कि प्रणव हैड समथिंग टू डू विद द मर्डर ऑफ अनुराग उत्युप। अब ऐसा है कि ये थ्योरी कोई फालतू सी तो थी नहीं, एविडेंसेस थे, क्लियर इंटेंशन था कि अगर मर्डर नहीं किया उसने तो इन्वॉल्वमेंट्स तो था, कुछ तो था जो ये छुपा रहा है, और इसलिए अब याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है ताकि पुलिस उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट ना कर पाए। और ये कई लोग मानते थे, मानना एक तरफ से सही भी था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जो प्रणव को 2 चीज़ों के लिए सजेस्ट करती। या तो एक अच्छा शातिर क्रिमिनल जिससे कुछ बेवकूफ़ियाँ हो गई, या फिर वाकई में एक भोला प्रणव जिसकी मासूमियत उन एक्शंस के कारण दिख रही थी। अब कौन सा साइड सही था, ये कहानी आप लोगों को वक्त के साथ बताएगी। अगर आप मेरी कहानियाँ इससे पहले भी सुन चुके हैं तब तो फिर शाबाश है, लेकिन अगर नहीं तो मैं बस एक छोटी सी एडवाइस दे रहा हूँ। प्लीज़ वक्त से पहले ना तो किसी को मुजरिम और ना मासूम समझना, बस ध्यान से कहानी सुनना। हमारी कहानी में मेन ट्विस्ट तब आता है जब पूरे 9 साल बाद ये प्रणव भाई साहब एक शाम अचानक से यूं ही अपने पापा को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अपनी मम्मी और अपनी बहन को ये अभी तक नहीं पहचान पाता, लेकिन पापा को पहचान लेता है। उसे नहीं समझ में आता कि वो यहाँ पे इस हॉस्पिटल में क्या कर रहा है, क्या उसके साथ हुआ, नथिंग अदर देन दैट। अब प्रणव की मेमोरी वापस क्यों लौटी, लौटने के पीछे का कारण क्या था, ये मेमोरी कितना लंबा रुकती,
क्या ये एक बस छोटी सी मेमोरी थी और थोड़े टाइम बाद वापस वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे चले जाएगा? किसी को कुछ समझ में नहीं आता, सिवाय कुछ ऐसी चीज़ों के जिस पे एक क्वेश्चन किया जा सकता है। और उनमें से एक चीज़ थी एक किताब, अ मिडनाइट टेक्स्ट। अब वो किताब जो है, उस किताब को ये जनाब ने पढ़ा था। क्या उस किताब में ऐसा कुछ लिखा था जिसके कारण मेमोरी ट्रिगर हुई? या कमरे में एक पेंटिंग जो नई नई लगाई गई थी उसके कारण मेमोरी ट्रिगर हुई? या फिर बात कुछ और थी? एनी हाउ, उस किताब और इन सब के कन्फ्यूजन में हम लोग जब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक सुबह अचानक से उसी इंसिडेंट के कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब का फ़ोन आता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। और वहाँ ये पता चलता है कि विनीत विनीत विनीत, कमरे में हर जगह बस एक नाम गुदा हुआ होता है। सामने एक छोटी सी डायरी, एक कॉपी सी होती, उसमें एक नाम गुदा हुआ होता है, विनीत। और हमारी कहानी यहां पर रुकती है। प्रणव की बीती कहानी को समझने के लिए, इस विनीत नाम के पीछे की कहानी को समझने के लिए, अगर इंसान है तो इसे ढूंढने के लिए कौन बेहतर होगा? प्रणव के पापा मिस्टर बालचंद्रन, जो कि एक रिटायर्ड डिटेक्टिव रह चुके हैं, या फिर एक रिटायर्ड एंड में फेल्ड डिटेक्टिव रह चुके हैं, या फिर एक नया डिटेक्टिव जो इस केस को एक फ्रेश एंगल दे सकता है, या फिर ये दोनों के दोनों सवाल ही गलत थे और बात कुछ और। खैर, मैंने पिछले हफ्ते जो वीडियो पोस्ट किया था, मैंने उसमें साफ कहा था कि अब जो आप लोग ये कहानी सुनने वाले हैं, ये न्यू क्रो हाईवे, ये वो क्रो हाईवे है जिसने वाकई में मेरा दिल जीता था। बाकी आपके चुने हुए रास्तों के हवाले। रिकैप यहां पर खत्म होता है। इट्स टाइम फॉर द सेकेंड एपिसोड। Ladies and gentlemen, dear listeners and my dear JT8 family, रास्ता चुन लिया गया था पहले 48 आवर्स में विद अ टोटल ऑफ 2578 वोट्स। पहले रास्ते को चुना गया है। मिस्टर बालचंद्रन अपने बेटे के केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे दोबारा। मिस्टर बालचंद्रन का एडवांटेज ये था कि वो प्रणव के पापा थे, तो ऑब्वियसली एक इमोशनल मोटिवेशन था, इमोशनल कनेक्ट था इस केस के साथ। लेकिन वो इस केस को पहले भी सॉल्व करने की कोशिश कर चुके थे, फेल हुए थे। इनफैक्ट इतना ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन करते दौरान उनको कुछ भी काम का नहीं मिला। और उसी के साथ, इन हिज ओन वर्ड्स, वो खुद एक्सेप्ट कर चुके थे दैट ही वाज नॉट फिट टू बी अ डिटेक्टिव। लेखा यानी मिस्टर बालचंद्रन की वाइफ, प्रणव की जो मम्मी थी, वो काफ़ी कन्विंस करती हैं बालचंद्रन को कि वो केस जो है उन्हीं को देखना चाहिए। लेकिन वहाँ पे वो कन्विंस नहीं होते। इसके पहले जब उनको एक केस के दौरान ऐसा महसूस हुआ दैट ही वाज नॉट फिट टू बी अ डिटेक्टिव, उसके बाद उन्होंने 3 केसेस और देखे हैं, और उनमें 3 में से एक केस था जो उनके खुद के सगे बेटे प्रणव का केस था। ऑब्वियसली यार, उन्होंने कुछ भी, वो कहते हैं ना इंग्लिश में, लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न्ड, हर चीज़ देखी उन्होंने। कॉलेज, स्कूल, पुरानी कॉलोनीज, उनको कुछ नहीं मिला। ही हिमसेल्फ फेल्ट डिफीटेड व्हेन ही इंटरवीन्ड इन दैट एंटायर केस। और एक ऐसे फेल्ड डिटेक्टिव के हाथों में आप लोगों ने इस कहानी का प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चॉइसेस। खैर, मज़े की बात यह है कि जब मैंने आप लोगों के बीच में एपिसोड नंबर 1 अपलोड किया था, उसके अगले 48 आवर्स में सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों ने, इतने वोट्स, इतने सारे ऑडियंस, इतने सारे व्यूज़, सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों ने सही रास्ते के पीछे की वजह को पकड़ा। अब सही रास्ता कौन सा है ये आप लोगों को आगे की कहानी, नहीं, सही रास्ता था कि नहीं था आप लोगों को इसी एपिसोड के एंड में पता चल जाएगा। द क्वेश्चन इज, आपने ए चुना या बी चुना, या फिर सवाल छुपा हुआ था? पता चलेगा। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू द सेकेंड स्टोरी ऑफ आवर सीरीज फिर क्या हुआ। ये कहानी नहीं, कहानियों का एक खेल है। और अब जिस कहानी को आप लोग खेलने वाले हैं उसका नाम है क्रो हाईवे एपिसोड 2। तो चलिए फिर बताते हैं आपको कि फिर क्या हुआ।
विनीत का ये पूरा किस्सा सुनने के बाद इमीडिएटली मिस्टर बालचंद्रन और लेखा जी तुरंत प्रणव के पास पहुंचती हैं। वहाँ जाके जब फाइनली प्रणव उठता है, बिकॉज नींद में कभी ऐसे पेशेंट्स को डिस्टर्ब नहीं किया जाता था, जब वो फाइनली उठता है तो उसको दीवारों पे ये नामों का लिखना, कॉपी में वो नाम गोद देना, ये याद होता है। उसे अपने पापा अब भी याद होते हैं, लेकिन उसने ये क्यों किया था ये उसे समझ नहीं आता। He remembered everything about last night, but why? कहानी जो है वो शाम फाइनली उसके घर पे पहुंचती है, जब बालचंद्रन और लेखा जी वापस घर लौटते हैं। नहीं आता उन्हें कुछ समझ में, लेकिन लेखा जी तब हैं जो उनको प्रॉपर कन्विंस कर देती हैं कि यू शुड टेक अप द केस। बालचंद्रन जी कुछ चीज़ें समेट रहे होते हैं कि इतने में उनकी वाइफ उनसे पूछती हैं, कहाँ से शुरू करने का सोचा है आपने? सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ स्कूल विज़िट कर लेते हैं, और फिर हमारी वो पुरानी कॉलोनी, क्या पता उसको कोई दोस्त हो वहाँ पे, और अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो फिर मैं सीधा वो उसका दूसरा कॉलेज देखेंगे जाके। दूसरा कॉलेज। प्रणव ने अपना बहुत कुछ दांव पे लगाया था इस कॉलेज के लिए। कॉलेज वो फ़ोन पे बात नहीं, फ़ोन नहीं, फ़ोन पे करेंगे, वो उनके ऑफिस वाले उठाएंगे, उन्हीं का नंबर दिया होता है, वो मना कर देंगे। आई थिंक इफ़ आई एम देयर इन पर्सन, तो डायरेक्टर से अगर बात हो जाए ना तो शायद चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ पे कुछ। अरे सुनो, आप इतना मत सोचो, देखो इतने टाइम से तो हमको कुछ भी नहीं पता चला, अभी कुछ हो जाएगा, अच्छा होगा जो भी। नहीं, बिल्कुल होगा। मैं बस वही सोच रहा था कि बालचंद्रन साहब के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन उन्हें शांत करने। आपको लग रहा होगा विनीत कोई बहुत बड़ी लीड है, क्या लीड है? सोच के देखो, जस्ट इमेजिन इट योरसेल्फ। विनीत जाकर के वो स्कूल पहुंच जाते, कॉलेज पहुंच जाते, क्लास की लिस्ट निकाल लेते, बैच की लिस्ट निकाल लेते। व्हाट इफ विनीत एक दोस्त था जो इन सब में नहीं आता, कोई सीनियर था, जूनियर था? हाँ, व्हाट इफ वो बस में साथ में ट्रैवल करते थे, या फिर बाहर कहीं पे कोई दोस्ती यारी हो रखी थी? कैसे पता चलता? व्हाट इफ विनीत कोई इंसान था ही नहीं, किसी दुकान या किसी बिलबोर्ड पे लिखा हुआ कोई नाम था? व्हाट इफ विनीत मिल जाए, लेकिन ये वो विनीत ना हो? ये समझ में आना बहुत मुश्किल था कि ये जो विनीत है ये कोई कोर मेमोरी है या फिर कोई दबी हुई फालतू सी मेमोरी। भूसे के ढेर में राई का दाना मिलना कहते हैं ना, ये वो वाली बात थी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन अभी के समय एक तिनका काफ़ी था एक पेरेंट्स की उम्मीद को फ्लोट करा के रखने के लिए कि नहीं, कुछ अच्छा हो सकता है करके। एनी हाउ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बालचंद्रन जो हैं वो रातों रात का एक टिकट करवाते हैं, फ्लाइट का चेक करते हैं, नहीं मिलता, ट्रेन से रात को निकला जाता है। अगले दिन क्योंकि सुबह वहाँ पहुँचना था, वही शहर जहाँ से इन्हें भगना पड़ा था, शर्म के मारे, मीडिया की परेशानी के मारे। एक ऐसा शहर जहाँ पर उन्होंने अपनी फैमिली के सबसे खूबसूरत दिन बिताए थे। एक ऐसा शहर जहाँ पे प्रणव का पूरा बचपन बीता था। लेखा जी भी साथ जाना चाहती थी, लेकिन कैसे? अगर गलती से जब वो वहाँ पे हो तब इसी तरह से कोई मेमोरी उसकी ट्रिगर हो जाए प्रणव की, तो व्हाट इफ प्रणव को कोई इमरजेंसी आ जाए? कोई तो होना चाहिए उस शहर में जो इमीडिएटली उसके पास पहुँच पाए। बाला निकलते हैं, सुबह पहुंचते हैं शहर में, वहाँ पे एक होटल में चेक इन करते हैं, फ्रेश होते हैं, वक्त लेते और सीधे के सीधे अपने स्कूल पहुंच जाते हैं जहाँ पे प्रणव का पूरा चाइल्डहुड बीता है। अब ये स्कूल की खास बात ये थी कि यहाँ पे प्रणव का पूरा जो इंसिडेंट हुआ था वो सबको पता था, लेकिन उसके बावजूद एक सेंस ऑफ सिंपैथी थी। अब जैसे कि प्रणव के इस केस में कई लोग उसको गुनहगार मानते थे, तो कुछ लोग जो थे उसके सपोर्ट में भी थे, और इसके पीछे की वजह बहुत ही सिंपल थी। प्रणव एक ही वॉज अ नाइस किड। ठीक है यार, नंबर उसके कुछ खास नहीं आते थे, लेकिन बच्चा बुरा नहीं था, अच्छा था। कभी ऐसे कोई मारपीट नहीं करी, कभी किसी टीचर को ऐसा कोई तंग नहीं किया। चंद्रन साहब को ऐसी उम्मीद थी कि स्कूल से सपोर्ट मिलेगा, मिला भी। स्कूल पहुंचते ही साथ प्रणव भाई साहब की जो पूरी क्लास लिस्ट थी उसके समय की, वो निकलवाई जाती है।
जो बैच की लिस्ट होती है वो निकाली जाती है, स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो उनको वेलकम करते हैं, वो जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सालों से उस स्कूल के प्रिंसिपल थे। पूरा बैठ करके देखा जाता है पर कुछ नहीं मिलता। लेखा जी ने भी बताया था कि ऐसा कोई दोस्त करके तो उन्होंने कभी सुना नहीं। जो पुरानी स्कूल की टीचर्स थी उनको भी ऐसा सच कुछ याद नहीं। अब ठीक है यार, कुछ बच्चे थे विनीत नाम के, लेकिन अब किस किस से बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई नहीं मिला तो एंड में फिर ये ऑप्शन भी शायद ट्राई करके देखेंगे कि जो विनीत मिले उसे कॉल करो। खैर कुछ खास प्रोग्रेस होती नहीं है। वहाँ से अलविदा लेते हैं इमीडिएटली कॉलोनी, उस पुरानी कॉलोनी में पहुँचते हैं। लेकिन स्कूल जैसा माहौल कॉलोनी में नहीं था। एक पुलिस केस था प्रणव पे, कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था इन सारी बातों में। कुछ बच्चे भी थे, वो जैसे ही देखते हैं कि अरे यार ये तो हल, दूरी बना लेते हैं। वहाँ पे जो बहुत पहले से लोग रहते थे वो जानते थे कौन था। कोई भी अपनी ऐसी व्यवहारी दिखाने के लिए या फिर एक होता है ना पहचान दिखाने के लिए कोई आगे नहीं आता। कुछ लोगों से जाके बातचीत होती है, कुछ होते हैं बच्चे जो बहुत पहले से थे, जानते थे प्रणव को, मना कर देते हैं कि पता ही नहीं ऐसा कोई विनीत नाम का। पूछते हैं कि कोई इंटरेस्ट होता है ना, वो कॉलोनी में फुटबॉल मैच हो गया, क्रिकेट मैच हो गया, कुछ इनके बीच में कोई दूसरे, कोई नहीं मिलता। ये दोनों जगह से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी बाला को, थोड़ी बहुत तो थी, लेकिन ठीक है। पर उनकी टेंशन यहाँ पे नहीं थी। उनकी मेन टेंशन थी प्रणव का वो दूसरा कॉलेज। वहाँ पे आग पे चलना था। उस कॉलेज ने साफ मना करके रखा था कि ना तो बालचंद्रन जी ना लेखा जो था कोई भी प्रणव का रिलेशन में हो वो इस कॉलेज में अलाउड नहीं है। जितना भी जो डॉक्यूमेंट्स था सब रफा दफा करके उन्होंने इस केस को उतने सालों पहले ही निपटा दिया था। कोई मदद नहीं, कुछ नहीं, साफ मना कर रखा कि कॉलेज वापस नहीं आओगे। अब देखो यहाँ पे कॉलेज को गाली देना भी ना गलत नहीं है, क्योंकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही थे। इस बात को समझना, पहले तो कॉलेज के एक स्टूडेंट की डेथ होती है, एक्सीडेंट नहीं मर्डर कहा जाता है। यहाँ बात हो रही है अनुराग उत्युप की। पूरे 1 साल बाद उन्हीं के कॉलेज का एक लड़का उस बाइक पे सवार मिलता है। भाई साहब, मीडिया ने इस बात का जो फायदा उठाया है, आय हाय हाय हाय। डायरेक्टर क्या, डीन क्या, प्रोफेसर क्या, प्यून क्या, भाई साहब किसी को नहीं छोड़ा। जहां पे मीडिया घुस सकती थी वहां घुस के आलतू फालतू जितने गॉसिप बन सकते थे किए। मीडिया से पनप रहा जो ये गॉसिप के बीच में गुस्सा था, इसको शांत करने के लिए चेयरमैन को टेम्पररीली सस्पेंड किया जाता है। डायरेक्टर के खिलाफ एक्शंस लिए जाते हैं, चोरी से सवाल जवाब किया जाता है और न जाने क्या क्या। एनी हाउ ये सारा नाटक नौटंकी चल रहा होता है कि करीबन 4-5 महीने बाद री इन्वेस्टिगेशन के चलते बालचंद्रन जो हैं वो कॉलेज पहुंचते हैं। और ये बात वहाँ पे एक रिपोर्टर देख लेता है। आय हाय हाय, फिर क्या था, फिर दोबारा से वही सारी बातें, मिली भगत है, बहुत कुछ छुपा रहा है कॉलेज, ये वो। पूरे 2 साल लग गए उस कॉलेज को ये पूरा नाटक सेटल करने में और अपने एडमिशन्स को नॉर्मल करने में पूरे 2 साल लग गए। और ये 2 साल में ना ये बातें चलती रहें, ये आलतू फालतू के एलिगेशंस लगते रहें, इस बात का पूरा ध्यान रखा था कॉम्पिटिटर कॉलेजेस ने। जितने पैसे मीडिया को चाहिए दिए कि इनका नाम खराब होते रहना चाहिए। डायरेक्टर साहब ने हाथ जोड़ के कहा था कि दोबारा हमारे कॉलेज में मत आना। जितने डॉक्यूमेंट्स थे सारे रफा दफा कर दिए थे, बस दोबारा कॉलेज में मत आना। और अब वही बालचंद्रन दोबारा से अतिथि बनने जा रहे थे। एक तरफ मिस्टर बालचंद्रन बस इतना चाह रहे थे कि अब इतने साल बीत चुके हैं, बेटे की मेडिकल कंडीशन ऐसी है, एक पिता भीख मांगता हुआ आ रहा है, शायद अब शांत हो चुके होंगे और थोड़ी बहुत मदद कर देंगे। जब कॉलेज पहुंचते हैं तो कॉलेज में डायरेक्टर का जो वो बोर्ड होता है ना, वहाँ पे जाके नाम पढ़ते हैं। नाम बदल चुका था। एक राहत की सांस आती है। नया डायरेक्टर था भैया, उतना जो नाटक जो भी कुछ हुआ भाई वो पुराने के साथ था, चांसेस थे कुछ हो सकता है। रिसेप्शन पे जाके बात की जाती है, बताते हैं कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। रिसेप्शनिस्ट नाम वगैरह मांगती हैं, नाम मांग के डायरेक्टर साहब को कॉल किया जाता है कि ऐसे ऐसे कोई हैं वो मिलना चाहते हैं।
डायरेक्टर जो है ना, उनके ग्लास चेम्बर में नीचे का एरिया जो था वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, थोड़ा उठ के ऐसे देखते हैं कि कौन है। जब वो देखते हैं तो वो रिसेप्शन पे कॉल लगा के कहते हैं कि उनसे उनका नंबर ले लीजिए और उनको जाने के लिए कहिए। जैसे ही रिसेप्शन से बोलती है वो मना कर देते कि नहीं, मैं तो मिल के ही जाऊँगा। लेकिन इस बात से उनको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जो ये नया डायरेक्टर था ये जानता था कि वो कौन है, एंड ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग द फादर ऑफ दैट चाइल्ड जिसने ये पूरा रायता फैलाया था। बालाचंद्रन साहब मानते नहीं हैं कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो मिल के ही जाऊँगा। खैर, ये बात यहाँ पे ख़त्म करने के लिए उनको डायरेक्टर के चेम्बर में बुलाया जाता है। रिसेप्शनिस्ट के उस एरिया से जो ये डायरेक्टर साहब का कमरा होता है, इसका डिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इतनी सी जगह में भी जो चंद्रन सर हैं उनके पूरे मन में अलग अलग स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, कैसे बताएंगे, क्या बोलेंगे। बस एक शीट चाहिए यार बैच की, उसमें नाम मिल जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो चले जाएंगे। पर ये उनको पता था दिक्कत हो सकती है। एनी वो वहाँ पे उस दरवाजे के पास पहुँचते हैं, डायरेक्टर का जो कमरा होता है उसका वो खोलते हैं, मे आए पूछते हैं, वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। डायरेक्टर जो होते हैं वहाँ अपने उस डेस्क के पीछे बैठे होते हैं। जैसे ही दरवाज़ा बंद करने को होते तो राइट साइड में एक प्यून भी खड़ा होता है। यहाँ पे दरवाज़ा बंद करते हैं और शुभ हो करके ग्रीट करते हैं, लेकिन रिटर्न में उनको कोई शुभ हो नहीं मिलता। रिटर्न में उनको मिलते हैं तीखे सवाल। सर, आपसे हमारे पहले के डायरेक्टर ने साफ कहा था कि दोबारा मत आना। अरे सर, मेरी आपके लड़के के जितने जो डॉक्यूमेंट थे, आपने जितने क्लेम किए थे, हमने सारे लौटा दिए थे। नहीं, फालतू की बातें नहीं करेंगे, आप लौटाए थे ना हमने, तो भाई क्यों नहीं पीछा छोड़ते हो तुम। सर माफ़ कीजिएगा, मुझे बस 2 मिनट चाहिए थे आपके। 2 मिनट? भाई तुम 2 मिनट क्यों, 2 साल ले चुके हो भाई कॉलेज का, तो तुमको सुकून है। तो उस टाइम पे जब हमारे कॉलेज में बच्चे कम हो गए तो तुमने अपनी जेब से जाके दिए थे क्या पैसे, जो हमारे यहाँ टीचर्स थे, जो फैकल्टीज थी, उन सबको है? अबे तुमको सुकून कब मिलेगा बे? अपने बच्चे के अलावा बाकी लोग हैं, उनके परिवार है, उनके बारे में तुम्हें कोई सोच विचार नहीं है? सर मैं बस, चुप रहो 2 मिनट। ओए, रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ, वहां जाकर के बोलो जो स्पेशल स्टूडेंट्स की जो हम लोगों ने कैबिनेट बनवाई है उसके अंदर एक फाइल होगी, एक बक्सा होगा शायद से, प्रणव नाम था तुम्हारे लड़के, प्रणव करके होगा। पूरा नाम क्या है? प्रणव बालचंद्रन। प्रणव बालचंद्रन करके जो डब्बा है उसको अंदर कुछ भी पड़ा है, तुम तो साला वो डब्बा लेके आओ तुम। यहाँ पे वो प्यून होता है, हाँ कुछ और, अरे भाई कुछ नहीं, तू जाना यार करके वो रजिस्ट्रार के पास भेजते हैं। यहाँ पे चंद्रन साहब जो है कहते कि मुझे कोई आप एक बार मेरी बात, अरे सर आप माफ कीजिए। ये प्यून जो होते हैं वो जी सर करते हुए वो कमरे से बाहर की ओर जाने कुछ और इतने में फिर से चिल्ला के बोलते कि तू बस जल्दी लेके आ। प्यून जो होता है कहते हुए दरवाज़ा बंद करके वहाँ से निकलता है, और जैसे ही वो निकलता है चंद्रन सर सोचते हैं कि भैया मैं कुछ बोलता हूँ, लेकिन उनके बोलने से पहले यहाँ से चिल्लाता हुआ डायरेक्टर दोबारा से बोलता है, सर अगली मैं जो कुछ बातें बोलूँगा उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा आप, कृपया करके अपना चेहरा घुमाना मत। आपके पीछे राइट साइड पे एक कैमरा लगा हुआ, उसमें ऑडियो रिकॉर्ड होता नहीं, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको बस आप सुनिएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे आए हैं, ये बात जो है पूरी की पूरी अभी कुछ ही मिनट के अंदर पहुँच जाएगी। ये जितने हमारे ये चेयरमैन और ये डायरेक्टर्स और जितने उन्होंने पैसा लगाया ट्रस्टी वगैरह के पास, उन्होंने सर साफ मना करके रखा है कि आपको कॉलेज में एंटरटेन करना नहीं है। और ये जो प्यून सर अभी यहाँ से गया ना, ये उनका चमचा है, यहाँ जो कुछ होता है सब कुछ जाकर के बाहर पोक देता है। सर आपका लड़का जब 3rd ईयर में था तो मैं उसका HOD था, एंड सर मैं आपसे मिलने की कई दफ़ा कोशिश भी किया, लेकिन हमको मना करके रखा था कि हम आपसे नहीं मिल सकते। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मेरी टोन के माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मेरे को ये करना ज़रूरी है ताकि रिकॉर्डिंग में आए कि मैं आप पे बड़ा नाराज़ हूं। चंद्रन साहब कुछ समझ नहीं पाते, वो ठीक, और इतने में वो कहते हैं चिल्लाते हुए दोबारा से, आपको सर क्या चाहिए आप बस बोल दीजिए, बाकी प्लीज़ मैं आपसे बाद में बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पे चंद्रन साहब ये सब जो अभी उन्होंने सुना उसको प्रोसेस करके इमीडिएटली बोलने की सोचते हैं कि वो क्यों आए हुए हैं यहाँ पे, कि इतने में दरवाज़ा जो होता है डायरेक्टर कमरे का खुलता है, प्यून अंदर झांकता है, सर वो मैं कुछ पानी वानी अगर, तेरा फूफा आया है यहाँ पे, पानी चाहिए, डॉक्यूमेंट लाने वाला लेके आना भाई। वहाँ से प्यून जो है सॉरी करते हुए दरवाज़ा बंद करके चले जाता है। सर मैंने जो बोला था आप समझ रहे होंगे ना, यहाँ पे आपको क्या चाहिए सर, आप सीधे सीधे मुझे बताइए।
सर वो एक्चुअली में ना, मुझे प्रणव की बैच लिस्ट चाहिए थी, उसके अंदर विनीत नाम का अगर कोई बच्चा हो जाता। विनीत नाम का तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा कोई याद नहीं है, बाकी ये दोस्त का भी मुझे कुछ इतना पता नहीं है। आप एक काम कीजिए, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान समझिएगा। यहाँ से भी सिक्योरिटी आएगी और आपको लेके जाएगी, ठीक है? कुछ समय बाद मैं बुलवा दूंगा। माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पे कैमरा में कुछ करके दिखा नहीं सकता, लेकिन आई एम रियली सॉरी सर। उसी के साथ में आपको सर जो लिस्ट चाहिए वो मिल जाएगी। मैं यहाँ पे तो सर कोई भी रिकॉर्ड नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर निकाल दिया तो उन लोग को पता चल जाएगा कि भैया कोई दिक्कत है। आप एक काम कीजिएगा, शाम को 6 बजे मैप में सर्च कर लीजिएगा अपने फ़ोन में, एक ब्लूमिंग ऑर्किड्स कॉलोनी करके है, वहाँ पहुँच जाइएगा। मैं आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर वहाँ जाऊँ। इसके अलावा कुछ आपको नहीं सर, अगर ये हो जाता और उसके आसपास के कोई, अगर कोई दूसरे क्लास के बच्चों में क्या पता उसके कोई सीनियर जूनियर हो, मैं निकाल लूँगा लिस्ट। लेकिन अभी यहाँ पे सिक्योरिटी आएगी और मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि जो होने वाला है आपके साथ, लेकिन कृपया आप बस यहाँ से चले जाइएगा और किसी से कोई बात मत कीजिएगा, ना किसी टीचर से, ना किसी रिसेप्शनिस्ट से। सर थैंक यू सर। नहीं कुछ नहीं बोलिए यहाँ पे आप। और कुछ ही समय में वहाँ से जो वो फाइल कैबिनेट के अंदर से ये जो पूरा डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है, पूरा वो डब्बा लेकर के प्यून होता है वहाँ पहुँच जाता है। बाकी बचे हुए पीरियड इनके बीच में कोई बात नहीं होती, वो चुपचाप एक कोने में खड़े होते हैं और ये एक्टिंग करता है कि अपने फाइल पे काम कर रहा है और बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। कैमरा में सारी की सारी बातें जो हैं रिकॉर्ड हो जाती हैं। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट का सेक्शन आता है, उसके अंदर कोई ओरिजिनल फाइल नहीं होती है, साफ दिखा दिया जाता है चिल्लाते हुए कि यहाँ पे कुछ ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी हम लोगों को रखनी होती है, इसके अलावा आपको कुछ चाहिए तो। और वो कहते हैं नहीं, सिक्योरिटी को बुलाया जाता है और वो सिक्योरिटी जो है वो हाथ पकड़ के इनका बाहर लेके जाते हैं। उसी बीच में जब वो लड़ाई और वो सब चल रहा था, तो चंद्रन साहब को अपना फ़ोन नंबर भी दिया था इसने, बोलते हुए जब वो फाइल में अपने काम लिख रहा है और चिल्ला रहा है। चंद्रन साहब की मेमोरी तेज़ थी, उन्होंने वो जो भी उसने नंबर बताया अपने मन में रखा, और जैसे ही वो बाहर निकले तो इमीडिएटली उस नंबर को उन्होंने अपने फ़ोन में फीड कर दिया। ब्लूमिंग ऑर्किड्स कॉलोनी ये नाम था। ठीक है, शाम के 6 बजे तक पहुंचना था। ये 5 बजे ही वहाँ जा कर के बैठ गए और इनके पास जो पिछले स्कूल की जो लिस्ट मिली थी, इसके अलावा और कुछ और हो सकता है क्या सोच रहे थे, बैठ के कागज़ पन्ने में लिख रहे थे। उनका तरीका था ये चीज़ों को सॉल्व करने का, कागज़ में वो लिखा करते थे उनके मन में जो जो चल रहा है। वक्त आगे बढ़ता है, 6 बजने में 15 मिनट बचे होते हैं। कितने में उस ढाबे के बाहर एक ऑटो आके रुकती है और उस ऑटो के अंदर से कॉलेज के डायरेक्टर साहब बाहर आते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो उनको दूर से चंद्रन साहब दिखाई दे जाते हैं। बालाचंद्रन साहब के मन में एक नहीं कई सारे सवाल थे, लेकिन उन सब में सबसे ऊपर ये था कि अगर ये डायरेक्टर वाकई में मदद कर रहा था तो क्यों? कॉलेज का डायरेक्टर है, एचओडी रह चुका था, उसका इस केस से कोई रिलेशन नहीं था, मदद क्यों कर रहा था? लेकिन डायरेक्टर जैसे ही अंदर आते हैं तो उनको वहाँ पे बालचंद्रन साहब देखते हैं और वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता हुआ देखते हैं डायरेक्टर साहब और थोड़ा तेज़ी से चलते हुए, थोड़ा जॉग करते हुए वहाँ पहुँचते हैं। शुभ हो सर माफ़ कीजिएगा, सच्ची कान पकड़ता हूँ मैं आपसे उम्र में छोटा। अरे नहीं आप कैसे, नहीं सर आई एम रियली सॉरी सर, हमारे आप बैठिए ना सर। वो दोनों बैठते हैं, बैठते ही साथ वो सॉरी बोलना रुकता नहीं। सर आई एम रियली सॉरी, मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था, पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मजबूर है वहाँ पे। और जब ये प्रणव का वो पूरा इंसिडेंट हुआ था तो उस समय हम लोगों को साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे कि हम लोग आपसे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कर सकते। मेरा सर आई एम रियली सर सॉरी अगेन, मैं बड़ा मन था मेरा आपसे बात करने का, लेकिन आई एम द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ माई फैमिली, आई कुड नॉट अफोर्ड लूजिंग माई जॉब सर, बस इसलिए मैं कुछ उसमें प्रणव के साथ सर मेरी 3rd ईयर में मैं उससे हुआ था वाकिफ़, और ही वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट सर, और मेरा बड़ा मन था कि मैं आप, और वो बड़ा वो हो रहा होता है, उसको बहुत अनईजी फील होता है, कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ में झलक रहा होता है दैट ही फेल्ट रियली बैड टॉकिंग लाइक दैट टू हिम। बट बालचंद्रन साहब वहाँ पे उसको नॉर्मल करते कि नहीं यार जो तुम कर रहे हो वो तो ऑलरेडी, और इतने में वो जो अपनी लिस्ट होती है वो जो चंद्रन साहब ने मंगाई थी वो पूरी लिस्ट निकाल देता है, क्लास की लिस्ट, बैच की लिस्ट, उसके साथ में अगर किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट में उसने एसोसिएट किया हो, सब कुछ लिस्ट निकाल के सामने रख देता है। चंद्रन साहब जो होते हैं उनको शुक्रिया अदा करते हैं और वो लिस्ट को इमीडिएटली पढ़ते हैं।
वाइल ही वॉज रीडिंग एंड गोइंग थ्रू दैट लिस्ट, वो जो होते हैं बताते हैं कि सर मैंने देखा इसके अंदर ऐसा कोई विनीत नाम का तो कोई लड़का नहीं है बाकी सर, और वो एक लिस्ट निकालते हैं जिसमें जब वो पढ़ रहा था तो 2 सीनियर्स थे, और जब वो सीनियर बन गया था प्रणव खुद, तो एक जूनियर था जिसका नाम विनीत था। अब वो कोई ना तो बैचमेट ना कभी दोस्ती, ये जो हैं ये भी बताते हैं कि सर मेरे एक्सपीरियंस में जब भी मैंने प्रणव से बात करी है वो तो अकेला ही रहा है, अपने अपने में से खोया खोया सा एक लड़का था, ऐसा दोस्त तो मेरे को भी कोई उसका याद नहीं है, मैं एचओडी था उसके पूरे टाइम में। वो अभी भी अनीज होते हैं, कुछ कुछ बातें रिपीट कर रहा है, कुछ अपने उसके मन में हलचल। चंद्रन साहब उसको नॉर्मल करते हैं, उस लिस्ट को गो थ्रू करते हैं। लिस्ट में कोई विनीत नहीं मिलता। अब इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स के बीच में जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं वो सिर्फ उसकी बैच की लिस्ट नहीं, साथ में जो दूसरे स्ट्रीम्स थे उनके कॉलेज में उस पीरियड में, तो वो सारे जो बच्चे उनकी भी लिस्ट सामने आ जाती है। ऐसा कोई विनीत नाम से नहीं मिलता। और जो वो 3 बच्चे होते हैं जो सीनियर जूनियर, उनका भी नंबर जो है, नंबर भी डायरेक्टर साहब जो होते हैं वो लेकर के आते हैं। चंद्रन साहब थैंक यू बोलते हैं, लेकिन उनका जो पूरा डेस्क होता है उसमें पूरा पेपर्स पेपर्स, नाम 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 नाम, और कुछ नहीं। एक डायरेक्टर मिला जो किसी फरिश्ते से आके मदद भी करना चाहता है, लेकिन कुछ नहीं। खोए हुए से होते हैं कि इतने में सामने से डायरेक्टर साहब पूछते हैं, अब सर खाना खाया आपने? सर खाना हाँ नहीं खाना खा लिया था। सर क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? बोले तो मैं थाली, यहाँ पे थाली बहुत अच्छी मिलती है ना, आप उसका नहीं इतने में वो रोक देते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, दरअसल कुछ भी अभी मन नहीं है खाने का, पर आपने जो किया उसके लिए वाकई में बहुत बड़ा शुक्रिया। अरे कैसी बात, अच्छा खाना मत खाइए, चाय तो पी सकते हैं। चाय में क्या, चाय तो सर, तो चंद्रन साहब जो होते हैं वो हाँ कर देते हैं, भैया भैया भैया, हाँ भैया 2 चाय, हाँ, और भैया साथ में थोड़ा टोस्ट हो जाए। तो वहाँ से एक लड़का जो होता है वो हाँ कहता हुआ किचन की ओर निकल जाता है। सर वो आप बुरा नहीं माने तो एक छोटा सा कन्फेशन था आपसे। डायरेक्टर बालचंद्रन को कहते हैं, सर वो आपको मेरे से जो मदद चाहिए आप बोल दीजिएगा, अगर मेरी कैपेसिटी में होगा तो मैं कर दूंगा, बाकी बदले में मेरा एक छोटा सा सेल्फिश इंटरेस्ट था। जैसे ही वो ये बोलते हैं तो चंद्रन साहब समझ जाते हैं कि कुछ पैसों के लेन देन के बारे में बात हो रही है। नहीं आप बताइए, जो भी आपको दिक्कत आई है हम कॉम्पेंसेट। अरे नहीं सॉरी सर, मैं गलत बोल दिया शायद, आप मेरे को मैं पैसों के लिए बात नहीं कर रहा सर, मैं एक्चुअली में सर मेरे कुछ सवाल थे, अगर आप इजाज़त हो तो मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए सर। वो क्या है कि मैं ना प्रणव की हिस्ट्री जानता हूँ, तो इसलिए एक बड़ा, जब पूरा एक केस हुआ था प्रणव का और जब वो पढ़ाई भी कर रहा था तब भी मेरे मन में आया था कि सर वो प्रणव ने हमारा कॉलेज क्यों चूज़ किया। सर सच कहूँ तो मेरे पास इसका कोई जवाब है नहीं। अपनी मर्जी से ही उसने बोला था कि उसको कंप्यूटर करना है, इंजीनियरिंग करनी है। हमने ना तो उसको ना उसकी बहन को कभी भी फोर्स किया कि बेटा तुम यही पढ़ाई करोगे। हमारे हिसाब से बच्चे अपने मन का कर लेते हैं तो वो बेटर रहता है, प्रेशर नहीं रहता। तो डायरेक्टर भी जो है इस पर अपना हाथ सर हिलाते कि नहीं बहुत ही अच्छी बात है। फिर बस कॉलेज उसने करी, इंजीनियरिंग शुरू तो अच्छे से करी थी उसने, मज़ा भी बड़ा आ रहा था कह रहा था, लेकिन फिर वही है कि प्रेशराइजिंग शायद ज़्यादा हो गया था और वो बस सेकेंड ईयर में घुसा ही कि उसने बोल दिया कि एक दिन मम्मी से कि नहीं करना चाहता। तो फिर उन्होंने हमें बताया, मैं तो क्या है सर कि मैं अपने काम में रहता था, उसकी मम्मी ज़्यादातर जानती थी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। बस फिर उन्होंने कहा कि वो आर्कियोलॉजी करना चाहता है। मैंने भी कुछ बोला नहीं, मैंने कहा ठीक है उसके मन का जैसा जो। तो बस फिर वो आर्कियोलॉजी के लिए बोला। और फिर नहीं सर, मेरा क्वेश्चन था कि वो हमारा कॉलेज क्यों सेलेक्ट किया। सर वो बताया ना हमने, आर्कियोलॉजी करनी थी उसको, तो आपका कॉलेज। सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कह के डायरेक्टर साहब जो होते हैं उनके पास जो एक बैग लेकर आए थे उसे खोलकर उसके अंदर से कुछ पेपर्स निकालते हैं। डायरेक्टर जो हैं
वो अपने बैग से एक गट्ठी निकाल के बाहर रखते हैं, रिपोर्ट कार्ड, मार्कशीट, कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उनमें से एक रिपोर्ट कार्ड वो बाहर निकालते हैं, कॉपी, और उस कॉपी को सामने रखते हैं। सर ये ना प्रणव के 5th सेमेस्टर का रिपोर्ट कार्ड, इसकी मेन ओरिजिनल आपके पास है, उसका कॉपी है। सर आप ये पेपर नोटिस करेंगे, INAA, सर ये है इंटरनेशनल एंड नेशनल आर्कियोलॉजिकल अफेयर्स का सर एक पेपर होता है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर इन द एंटायर कोर्स ऑफ आर्कियोलॉजी। और सर ये इंटरनेशनल लेवल पे ये पेपर को कंडक्ट किया जाता है। सर इस पेपर में 60 से ऊपर बच्चे के आ जाए, यानी डिस्टिंक्शन अगर बच्चे ने हासिल कर लिया तो उससे एक बहुत बढ़िया नंबर अचीव किया जाता है। और इसमें सर अधिकतर बच्चे फेल होते हैं, और इसलिए इस सब्जेक्ट को सर हम 5th सेमेस्टर में रखते हैं कि अगर बच्चा गलती से फेल हो जाए तो 6th सेमेस्टर में उसके पास एक और मौका होता है कि वो पेपर निकाल ले, ताकि उस बच्चे का ईयर बैक ना लगे। और सर हम जानते हैं कि प्रणव जो है उसका ईयर बैक लगा था 3rd के बाद, तो उसने 4th ईयर जो था रिपीट किया था। सर गज़ब की बात यह है, उसका जिस पेपर में बैक लगा है वो INAA नहीं है, वो है IFT। और जिस पेपर में बच्चों के 60 के ऊपर नंबर नहीं आते, उसमें वो 92 लेकर बैठा है। सर मैं ना एक और पर्सपेक्टिव आपको बताना चाहता हूँ। अभी जैसे मान लीजिए कोई बच्चा INAA में 92 सिक्योर कर रहा है, तो सर IFT का पेपर तो वो मजाक का निकाल लेगा। इट इज़ लाइक अ बेसिक फॉर्म ऑफ INAA। इनफैक्ट सर IFT के पेपर में तो बच्चे फेल भी नहीं होते, इट्स अ बेसिक पेपर सर। सर 100 किलो का वज़न उठाने में उसके पसीने की एक बूंद नहीं आई माथे पे, लेकिन 2 किलो का वज़न उठाने में उसकी कमर टूट गई। सर ये IFT के पेपर के 2 दिन पहले था जो सर, वो जो हमारा एक और स्टूडेंट है अनुराग सर, उसकी डेथ। अच्छा वो ये बोलते हैं, तब बालचंद्रन को समझ में आता है कि डायरेक्टर किस बात की ओर इशारा कर रहे थे। वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होके बस थोड़ा बैठे ही होते हैं कि इतने में यहाँ से डायरेक्टर बोलते हैं, सर अगर कोई बच्चा इस पेपर में 92 ला रहा है तो सर इट्स अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन फॉर अ कॉलेज। हमारे कॉलेज की हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 2 और लड़कियां हैं, एक ने 89 सिक्योर किया था और एक लड़की थी जिसने 96 सिक्योर किया था। लेकिन सर हमारे लिए दिस वॉज नॉट रियली अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, इट वॉज अ मोमेंट ऑफ कन्फ्यूजन, क्योंकि इसके पहले हमने कभी भी प्रणव को कुछ ऐसा एक्स्ट्रावेगेंट करते हुए नहीं देखा था। इनफैक्ट नन ऑफ अस वर एक्सपेक्टिंग। तो सर एक डाउट हमारा निकला दैट व्हाट इफ़ ही चीटेड ऑन दिस पेपर, क्योंकि ये इतना डिफ़िकल्ट पेपर होता है, बच्चे करते हैं, कोशिश करते हैं पास होने की। सर हमने जो कैमरा फुटेजेस थे और जो वहाँ पे इन्विजिलेटर थी, हमने सबसे बात करी, कुछ भी ऐसा सस्पिशियस नहीं हुआ। बीच में बस वो वॉशरूम जाने के लिए उठा था, बट दैट वाज इट। उतने में वो पूरा पेपर सॉल्व कर जाए, इट्स नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पेपर सर। एंड दैट इज व्हेन मेरे सामने इसका नाम पहली बार आया। सर ऑल्सो अगर मैंने, सर इट्स बेटर इफ आई शो यू, और वो जो गड्डी होती है उसके अंदर से वो जो और रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं उनको निकालता है डायरेक्टर। बालचंद्रन साहब के सामने टेबल पे उसके सारे मार्कशीट्स रख दिए जाते हैं, पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो उसने रिपीट किया था जो 5th और 6th को, उसके भी रिपोर्ट कार्ड्स रखे। सर आप इसका पूरा करियर देखिए, आप ये देखेंगे 40s में इसके नंबर आ रहे हैं सर, ये 50s में नंबर। इनफैक्ट सर ये जो दो दिखाई दे रहे हैं ना सर आपको, यही है सर जहाँ पे उसने 60s में कुछ सिक्योर किया है। बाकी हर जगह है तो 40 ला रहा है तो 50 ला रहा है, इसी टाइप के नंबर है। वी विल अज्यूम दैट ही इज़ एन एवरेज स्टूडेंट। और सर तब जाकर के ये लड़का अचानक से 3rd ईयर में सबसे डिफिकल्ट पेपर में कॉलेज की हिस्ट्री का 2nd हाईएस्ट नंबर लेकर के आ जाता है। सर हम लोग सोच रहे होंगे कि ये लड़का जो है एकदम एक बेसिक है और एवरेज नंबर सिक्योर कर रहा है, एंड दैट इज़ वेर ही सरप्राइजेस अस। सर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, और वहीं पे उसके कुछ आंसर शीट्स निकालते हैं वो। सर ये जो है उसका 3rd ईयर का आंसर, नहीं सॉरी सर, ये 3rd सेमेस्टर का सर उसका एक पेपर है। सर आप उसमें देखिएगा, ये सर ये 14 पेज, ठीक है सर। सर ये वाला देखिए सर, ये रैंडम, आप सर एक काम कीजिए ना, इनमें से उठाइए आप एक, सर कोई सा भी उठा लीजिए जो आपका मन करे। तो बालचंद्रन साहब उसमें से एक कॉपी जो होता है वो बाहर निकालते हैं। सर ये आपने निकाली है सर, ये उसके 2nd सेमेस्टर का पेपर है सर, ये देखिए सर, ये 14 पेजेस सर। आप सर कोई सी भी आप मार्कशीट निकाल लीजिएगा, आपको वहाँ पे ये दिखाई देगा। ये सर देखिए 15 पेज भरे हैं इसने 12 पेज भरे हैं सर। यहाँ पे ये इसने फिर से सर 13 पेज भरे हैं सर, दैट्स ऑल।
सर 32 पन्ने का इनका पूरा का पूरा आंसर शीट आता है जिसको इन लोग भरते हैं, और सर हर बच्चा कोशिश करता है आंसर शीट को जितना भर के क्योंकि नंबर सर मिलते हैं, एंड इट्स अ वेरी वेल नोन फैक्ट। सर यहाँ पे प्रणव इज द वन ऑफ दोज किड्स जो कभी भी अपनी लाइफ में आधे कॉपी से ज़्यादा भर ही नहीं रहा है, 12-13 पन्ने में अपना पूरा का पूरा पेपर जो था खत्म कर देता है। आपको लग रहा है ये अजीब सी बात है? सर लेट मी शो यू समथिंग इवन मोर इंटरेस्टिंग। सर आप नोटिस कीजिए ये, सर इसने पहला क्वेश्चन ये जो अटेम्प्ट किया है 2 नंबर का सर सवाल है, 2 नंबर इसको पूरे मिल गए। ये 3 का सवाल है, 3 पूरे, 2 एनी क्वेश्चन दैट इज अटेम्प्टिंग सर पूरे नंबर। सर ये सर ये 5 नंबर मिले इसको, सर एक क्वेश्चन ही 5 नंबर का है। सर ये आधा पेपर कंप्लीट करके आता है, और ये जितना अटेम्प्ट करता है उसमें या तो 100% सिक्योर कर रहा है तो 95% सिक्योर कर रहा है। सर अगर ये एक एवरेज स्टूडेंट है तो जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा है हर क्वेश्चन में इसके इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है सर कि जो इसको बाकी के क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे। सर मुझे पल्ले ही नहीं पड़ा इसके मन में क्या चल रहा है। एक एवरेज स्टूडेंट होता है, आधे आधे कॉपीज भर के जाता है, जितना लिखता है उसमें पूरे नंबर सिक्योर करके आ रहा है। एंड सर दैट इज व्हेन और वो एक पेपर निकालता है सर, दैट इज व्हेन आई चेक्ड हिज एंट्रेंस एग्जाम। सर इसे देखिए, मैंने सर जब आपसे पूछा था कि उसने हमारा कॉलेज क्यों चूज़ किया, मेरा ये मतलब नहीं था कि उसने आर्कियोलॉजी क्यों चूज़ करी। सर मेरा सवाल था कि उसने हमारा कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी। सर उसके 175 आए हैं सर, 190 का पेपर होता है, 175 जिन बच्चों के आते हैं सर ये आराम से पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकता था। सर पंजाब जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि हमारे देश में टॉप कर रहा है। सर इन द एंटायरिटी ऑफ किशभा आप जब यूनिवर्सिटीज़ को निकालते हैं उनमें सर वो रैंक होल्डर है। सर उस यूनिवर्सिटी में ना जाते हुए वो हमारी यूनिवर्सिटी में आता है। सर मैं ये नहीं कह रहा हमारा कॉलेज ख़राब है, हम अच्छे से पढ़ाते हैं, पर सर पंजाब के साथ हम थोड़ी कॉम्पीट करते हैं, और ये बच्चा सीधे सीधे उधर जा सकता था, वहाँ पर तो फीस भी कम लगती है इसकी। सर ये चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आई उस लड़के की। मैंने ऐसा नहीं उसके बाद उससे बात नहीं करी, मैंने इससे ये तक पूछा कि अगर वो वहाँ जाता, सर आर्कियोलॉजी की फील्ड में कोई इतने बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं निकलती हैं, तो सर उसमें अगर उसको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है तो उसे इंटरनेशनली कहीं पे भी प्लेस हो सकता है। वो हमारे यहाँ पे आ रहा है। सर दैट इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू नो फ्रॉम यू कि वाई वुड अ स्टूडेंट डू दिस टू हिज ओन करियर। एंड वो जब अच्छे नंबर ला सकता है तो वाई इज ही नॉट इवन अटेम्प्टिंग टू डू दैट। और अगर ये सब करना ही नहीं है तो फिर वो अपना कॉलेज छोड़ के यहाँ। सो द रीज़न आई हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर प्रणव इज ही वॉज रियली अ वेरी वेल मैनर्ड किड। जब मेरी उससे बात हुई तो उसके आंसर्स मुझे कभी कन्विंस नहीं करते थे, वो बस थोड़ा अपने अपने में खोया खोया सा रहता था। उसे कोई दोस्त नहीं थे, कुछ नहीं था, अकेले रहता था अपने आप में। I could never understand him. बस I thought कि आपसे बात करूँगा तो शायद एक अलग पर्सपेक्टिव मिले, बट इन बातों को सुनकर खुद बालाचंद्रन जो होते हैं वो कंफ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि हर वो बात जो डायरेक्टर ने पॉइंट आउट करी थी दैट वाज वियर्ड। Why would a student do something like this? वो भी खो चुके थे, डायरेक्टर साहब कंफ्यूज्ड बैठे थे, चाय चल रही थी। सर और एक और चीज़, आप उसके इंटर्नशिप पे भी जाकर के एक दफ़ा बात कर लीजिएगा, क्या पता वहाँ पे कोई हो विनीत नाम का। इंटर्नशिप? सर इंटर्नशिप कहाँ पे? अरे सर वो है ना, वो रतौल आर्कियोलॉजी एग्जिबिट, मेरे पास कार्ड होगा, 1 मिनट। और वो अपने वॉलेट को बाहर निकालते हैं, वॉलेट के अंदर से कुछ कार्ड्स निकालते हैं और उनमें से कार्ड, सर ये है, ये सर रतौल आर्कियोलॉजी करके है, इनका प्रैक्टिकली सर डॉक्यूमेंटिंग और ये सारा काम चलता है। आप रख लीजिए, कार्ड रख लीजिए सर, यहाँ पे एक बार जाके विजिट कर लेना। नहीं सर वो क्या है, वो हमको कभी बताया नहीं कि कुछ ऐसा कर रहा है करके। 1 सेकेंड। और बाला साहब जो हैं वो अपनी वाइफ को कॉल लगाते हैं, रेखा जी से पूछा जाता है कि यार ये ऐसा कुछ इंटर्नशिप वगैरह कुछ था क्या, वही बताती हैं ऐसा तो कुछ उसने कभी बताया ही नहीं हमको करके। अच्छा
तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट कि क्या पता यार यहाँ पे विनीत मिल जाए, अरे बंदे को तो सहारा चाहिए यार, वो तो हर जगह खटखटा रहा है, कुछ हो नहीं रहा, क्या पता। बट एनी हाउ ही सेज ओके टू दैट। यहाँ पे कुछ और बातें होती हैं, लेकिन डायरेक्टर साहब जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि ही माइट वांट टू हरी ओवर देयर, बिकॉज क्या है, ऑलरेडी शाम को ये सारी कॉन्वर्जेशन होती थी, 7-1 बज चुके थे, ऑफिस बंद होने वाला था, वो चाह रहे थे अगर इमीडिएटली जाके मिल जाए तो सही रहेगा। ठीक है जी, वो करके देख लेते हैं। तो यहाँ से जितना वो मार्कशीट और वो जो सबका जो कॉपी वॉपी लेकर आया था, वो कॉपी तो वो दोबारा से निकलवा रहे थे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। तो एनीहाउ उनमें से कुछ कुछ चीज़ें जो थी उन्होंने उनको भी सौंप दी और कहा कि बस कॉलेज में जाके या कहीं पे भी जाके बताना नहीं कि मेरी तरफ से मिली है करके, और कभी अगर सवालों के जवाब मिले कि उसने ऐसा क्यों किया तो बता देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चंद्रन साहब शुक्रिया करते हैं, वो कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं जैसे ही, तो डायरेक्टर मना करते हैं कि क्या कर रहे हैं आप, बोले नहीं नहीं थैंक यू करके, और वो इमीडिएटली निकलते हैं इस सो कॉल्ड इंटर्नशिप की तरफ। ऑफिस जो था वो मोस्टली बंद ही हो चुका था। प्यून साहब से जब पूछा जाता है तो वो भी बस बाहर ही निकल रहे होते हैं, कहते हैं कि अंदर एक क्या काम है, तो बताते हैं कि वो ऐसे प्रणव वनव के हैं, वो जानता नहीं है, एनी हाउ अंदर जाने के लिए ठीक है करके कह देता है। अंदर पहुंचते हैं तो किस्मत से वहाँ के जो मेन इंसान थे वो अभी भी वहाँ पे बैठे होते हैं, कुछ तो डॉक्यूमेंट का कुछ तो भी काम वाम पड़ा हुआ था, उसको निपटा रहे होते हैं। इतने में ये जाके उनको एक्सक्यूज मी बोल के बात छेड़ते हैं। जैसे ही प्रणव नाम बाहर आता है तो जो काम कर रहा होता है वो तुरंत मुड़ता है, पूछता है आप प्रणव के पापा हैं? जी वो आपसे बस 2 मिनट बात। नहीं नहीं प्लीज बैठिए। वो जानते थे प्रणव कौन था, प्रणव का वो हाईवे वाला इंसिडेंट, ये सबसे वाकिफ थे। उसके बावजूद वो चंद्रन साहब को वहाँ बिठाते हैं। चंद्रन साहब जो होते हैं वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट से रिलेटेड बात करते हैं कि उस समय विनीत नाम का कोई आपके यहाँ पे काम करता था क्या, या फिर कोई टीचर था, कोई थोड़े टाइम के लिए कोई इंटर्न वाला ही कोई बच्चा रहा हो कुछ। और स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हैं, लेकिन फिर वो पूरी स्टोरी बताते हैं कि प्रणव की अभी की सिचुएशन में एक डिफरेंस आया है और प्रणव ऐसा वैसा। लेकिन कुछ समय के बाद वो जो आदमी होता है वो भी ईमानदारी के साथ अपनी बात रख देता है, और तब उनको पता चलता है दैट अपेरेंटली प्रणव जो है वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था। एंड इट वाज नॉट जस्ट कि वो इंटर्नशिप कर रहा था, इट वाज लाइक 2 महीने के अंदर उसको एक अनपेड इंटर्न से स्टाइपेंड देना शुरू कर चुकी थी वो कंपनी, बिकॉज ही वॉज दैट गुड एट हिज जॉब। वो चाह रहे थे कि भैया इंस्टेड ऑफ गिविंग अ मेन सैलरी अगर स्टाइपेंड पे कोई इतना काम करने के लिए तैयार है तो क्या दिक्कत है। इनफैक्ट वो ये चाहते थे कि जब वो कॉलेज से बाहर निकले और अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो इन्हीं के ऑफिस में उनको लेना चाहते थे, क्योंकि ही वॉज दैट ब्रिलियंट एट हिज जॉब। चंद्रन साहब ये सारी बातें सुनते हैं और इन्हीं सारी बातों के बीच में उनको एक बड़ी अजीब सी चीज़ पता चलती है। प्रणव भाई साहब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज का काम नहीं निपटा रहे थे, बल्कि जिस ईयर में उनकी बैक वैक लगी थी तब ये जनाब इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। इंटर्न में जो बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो अपने डाउट लेके प्रणव के पास आ रहे हैं। इतना ब्रिलियंट बच्चा और इसकी बैक लग जाती है। इतना ब्रिलियंट बच्चा कि जिस पेपर में बच्चे डिस्टिंक्शन ला दें तो बड़ी बात है, उसमें 92 लेकर आ रहा है, लेकिन फिर उसकी बैक लग जाती है। क्यों? क्या था जो प्रणव बता नहीं रहा था? क्या था जो प्रणव के अंदर था? या तो वो बोल नहीं पा रहा था या उसे याद नहीं था। हाउ द हेल वॉज ही कनेक्टेड विद अनुराग? क्या वाकई में प्रणव हैड समथिंग टू डू विद द मर्डर ऑफ दैट इनोसेंट चाइल्ड? डॉक्यूमेंट्स की बातें होती हैं, उस समय के कुछ तो भी कंप्यूटर रिकॉर्ड्स कुछ होते हैं, निकाला जाता है। विनीत नाम का कोई नहीं मिलता, लेकिन प्रणव के बारे में जो ये नई इन्फॉर्मेशन मिली होती है, ठीक है जी ये भी सही, ये लेकर वहाँ से चंद्रन साहब जो होते हैं वो इमीडिएटली एक टिकट चेक करवाते हैं कि रात की अवेलेबल है क्या, क्योंकि अगर अवेलेबल है तो इट वॉज टाइम टू ट्रैवल टू द लास्ट डेस्टिनेशन। कहाँ पे? जनाब थे अभी रतौल में। रतौल वॉज द सेकेंड कॉलेज।
इसके पहले उसका एक पहला कॉलेज भी था, एंड दैट वाज प्रोबेबली द लास्ट प्लेस जहाँ का दरवाज़ा इन्हें खटखटाना था। जगह का नाम था श्रेष्ठ। ठीक है, अब श्रेष्ठ ही सही। रात की एक ट्रेन मिलती है और इमीडिएटली ये जनाब जो हैं वहाँ की ओर रवाना होते हैं। क्या वहाँ पे कोई उम्मीद थी? देखते हैं। जब हमारे चंद्रन साहब दोपहर को वहाँ पे पहुँचते हैं, एक होटल में चेक इन करके थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होते हैं और इमीडिएटली कॉलेज की ओर निकलते हैं। अब वहाँ पहुँच के एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्हें पता चलती है। अब जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो प्रणव को मुजरिम मानते थे, कुछ लोग जो हैं प्रणव को मासूम मानते थे, लेकिन ये कॉलेज प्रणव को कुछ भी नहीं मानता था। प्रणव वॉज एन एब्सोल्यूट नोबडी टू दिस कॉलेज, बिकॉज इस कॉलेज को ना तो उस मर्डर केस के बारे में पता था, ना ही उस कॉलेज का कोई ऐसा बड़ा एक्स स्टूडेंट था ये प्रणव। फर्स्ट ईयर में कॉलेज ज्वाइन किया, बेसिक इंजीनियरिंग का जब काम वाम चलता है, एंड बाय द टाइम सेकेंड ईयर बिगैन ही लेफ्ट द कॉलेज। कॉलेज को कोई मतलब नहीं था इस बच्चे से, ना उसे इस बच्चे की कहानी पता थी। बाला साहब इसका फ़ायदा उठाते हैं। पुलिस केस है ये वो, तो कुछ वो बताते नहीं हैं, क्योंकि इनसे कैसे भी करके बस वो लिस्ट निकालनी होती है। लेकिन यहाँ पे ना तो ऑफिस मानता है ना डायरेक्टर मानते हैं कि लिस्ट मिले, क्योंकि उनके हिसाब से वो सही थे। भैया किसी बच्चे की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऐसे कैसे हम आपको देते हैं? वो सब कुछ बताते हैं कि मेरा बेटा है, मेडिकल कंडीशन, इमोशनल कनेक्ट, पापा हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कॉलेज नहीं मानता। बाला साहब अपने सारे पैतरे लगा लेते हैं, कुछ नहीं होता। ठीक है, अब अगर ऐसा तो ऐसा ही सही। बाहर निकलते हैं और बड़ी शर्म के साथ, बड़े रिग्रेट के साथ, बड़ी एम्बैरेसमेंट के साथ अपने फ़ोन से एक नंबर डायल करते हैं। जब उन्होंने अपना शहर बदला था ना, तब सिर्फ और सिर्फ एक शहर नहीं बदला था उन्होंने, खुद वो भी एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा बदल चुके थे। पहले के जो दोस्त जिनके साथ बैठकर घंटों बात करते थे, थोड़ी दारू शारू चलती थी, घर की दो चार अगर कोई तकलीफ़ चल रही हो, लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, उसे शेयर कर दिया करते थे। उन दोस्तों से सिर्फ अब कुछ मैसेजेस के थ्रू त्योहारों पे बधाई देने का काम चलता था, दैट वाज इट। अब वो पुरानी दोस्ती किसी के साथ नहीं थी। अगर एग्जैक्ट होकर बात करें तो पूरे 6 साल बाद वो एक ऐसे इंसान से बात करने वाले थे जो एक समय उनका एक बहुत अच्छा दोस्त था। कॉल लगाया जाता है, जैसे ही वहाँ से फ़ोन उठाते हैं तो सामने से आवाज़ आती है, जनाब। और यहाँ से बालाचंद्रन साहब कहते हैं, शुभो, यार विकास, मैं बोल रहा था। हाँ, ये गलती से लग गया क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे से ही बात करने के लिए। अरे नहीं नहीं, सोच ले, ध्यान से सोच ले, गलती से लग गया होगा शायद। चंद्रन साहब समझ जाते हैं कि वो टांग खींच रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, वो बस, भैया तुम सिर्फ त्योहार में बधाई देने वाले इंसान कब से हो गए हमारे लिए? हैं, तुमसे एक फ़ोन कॉल करते नहीं बनता, और तुमसे पहले भी जब बात करो तुम एक कभी, अबे हमको भी फ़ोन कर दिया कर यार तू। यार वैसा नहीं है, वो तो बस कुछ काम होगा ना तेने। अरे नहीं, वो एक, नहीं बोल दे भैया, काम के बिना तू याद क्यों करेगा मुझे? चंद्रन साहब एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं सॉरी यार अगर ऐसा, अब मैं मजाक कर रहा हूँ, बोलना क्या दिक्कत है। तो वो बताते हैं कि यार वो एक ऐसे कॉलेज में आया हुआ हूँ, और तब वो उसको पूरी बात बताते हैं कि कैसे प्रणव अपनी मेमोरी जो है वो शायद रिगेन कर रहा है। ये वो विकास जो होते हैं दूसरे एंड पे बहुत खुश हो जाते हैं। ये विकास कौन था? ही वॉज अ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर फ्रॉम अ वेरी गुड डेकोरेटेड रैंक। पूरी जब ये बात सुनते हैं तो विकास भी पर्सनली बहुत हैप्पी फील करता है कि उसके बेटे की कंडीशन बेटर हो रही है। मजाक मस्ती के बीचों हर बात निकलवाते हैं। एंड में वो बात रखते हैं कि कॉलेज जो है वो लिस्ट देने से मना कर रहा है। विकास जो है वो कहते हैं, मुझे 2 मिनट दे, मैं करता हूँ। फ़ोन रखते हैं, कुछ कॉल्स लगवाए जाते हैं। बाला साहब को कुछ पता नहीं होता कि हो क्या रहा है करके, बस उनको इतना पता होता है कि 15 मिनट बाद कॉलेज के डायरेक्टर खुद, किसी प्यून को भेज के नहीं, वो खुद आते हैं और इनको अपने चेम्बर में लेकर जाते हैं।
सॉरी वॉरी बोलते हैं कि दरअसल वो कॉलेज की पॉलिसीज़ हैं। चंद्रन साहब कहते नहीं नहीं आप बिल्कुल गलत नहीं है, बस ये एक स्पेशल कंडीशन है इसलिए। वो भी सॉरी कह रहे हैं, ये भी सॉरी, ओए है माहौल ही बदल जाता है। जो एकदम कन्विंस नहीं हो रहे थे वो 20 मिनट के अंदर एकदम आहा मज़ा ही आ गया। शीट्स निकाली जाती हैं। यह आखिरी दरवाज़ा था जो इन्होंने खटखटाया था, क्योंकि इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है विनीत को ढूंढने का। सारी लिस्ट सामने आती है, वो ध्यान सारे पन्ने पलटते हैं, और चूंकि कॉल जहां से आया था वो इतना पावरफुल पोजीशन था, आसपास के बैच के लिए सीनियर जूनियर सब 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 कुछ आता है। तुरंत कंप्यूटर में जो था इमीडिएट एक सर्च करा जाता है, और यहाँ पे बैठ करके जो उसकी क्लास लिस्ट होती है उसको भी बैठ के चंद्रन साहब देख रहे होते हैं। कोई नहीं मिलता। इससे पहले भी मैंने इस कहानी में कई दफा बोला ना कि नहीं मिला, कोई नहीं मिला, लेकिन ये सबसे भारी कुछ नहीं मिला था, क्योंकि ये आखिरी उम्मीद थी ना किसी की। चंद्रन साहब बड़े बेसहारा महसूस करते हैं यार। कॉलेज वाले कहते हैं कि नहीं कुछ और है, तो कुछ होते हैं नाम, ऐसा नहीं है विनीत नाम का कोई बच्चा नहीं था, लेकिन अब ये क्या रैंडम, और ठीक है कह देते हैं। जो कुछ बच्चे होते हैं एक दो इधर उधर, 4 साल बड़े 2 साल छोटे, उनके नंबर जो होते हैं वो कॉलेज वाले दे देते हैं, कह देते हैं बस ये मत बताना कि हमारे थ्रू नंबर निकाल, नहीं तो पेरेंट्स हमें कुछ बोल दें। ठीक है। चंद्रन साहब कॉलेज से बड़ी हताश हालत में बाहर जाते हैं, एक ऑटो को रोकते हैं, बैठते हैं, वापस अपने होटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। बड़ी बेबसी के साथ ना वो उन पन्नों को देख रहे थे कि क्या पता मुझसे कोई गलती हो गई हो, है ना। मेरी आंखों ने देखा विनीत, और कुछ नहीं मिलता यार। ना तो विनीत था, ना प्रणव था। ना तो विनीत था, ना प्रणव था। वेट, ये तो उसका क्लास लिस्ट निकलवाया था ना, ये कैसे? उनको कुछ समझ में नहीं आता। गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं, ऑटो वाले से कहते हैं वापस जाती यार कॉलेज की तरफ गाड़ी घुमा, इमीडिएटली कॉलेज पहुंचा जाता है। ये डायरेक्टर के रूम पे पहुंचते हैं कि भैया ये आपने गलत लिस्ट निकाल के दे दी है। डायरेक्टर कहते हैं नहीं नहीं आपने तो जो साल बोला वही है, हाँ कंप्यूटर का बैच है, और ये मैं बोले नहीं आप समझे नहीं, ये शायद कुछ तो आपके सिस्टम में गड़बड़ी हुई होगी, आपने गलत लिस्ट मुझे दे दी है। वहाँ पे डायरेक्टर मानने को तैयार नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं। बोले अरे सर ये बच्चे की लिस्ट ही नहीं है, इसमें तो बच्चे का नाम ही नहीं है। डायरेक्टर जो होते हैं वो लिस्ट देखते हैं, बोले अरे सर वो नाम नहीं होगा ना, क्योंकि आपके बच्चे ने तो नाम कटवा लिया अपना, वो तो सेकेंड ईयर में ही चला गया ना कॉलेज से, तो सर वो फाइनल लिस्ट में तो जो बच्चे कॉलेज छोड़ देते हैं उनका नहीं होता। और अगर विनीत ने कॉलेज छोड़ दिया होता तो सर फिर उसका भी नहीं होगा। अगर विनीत ने भी प्रणव की तरह कॉलेज छोड़ा है तो उसका नाम इस लिस्ट में नहीं, उसका नाम बाकी कहीं की भी लिस्ट में नहीं होगा। फर्स्ट ईयर की लिस्ट निकलवाई जाती है। आसान नहीं होता, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट सर्च करना पड़ता है, बट वो मिल जाता है लिस्ट में। फाइनली वो ढूंढते हैं, उनका लड़का मिल जाता है, रोल नंबर 15, दूसरी क्लास सेक्शन बी का, प्रणव बालचंद्रन। रोल नंबर 16, विनीत। इस कहानी की शुरुआत में मैंने आप लोगों से साफ कहा था कि बालचंद्रन साहब को चूज करना वाज अ राइट डिसीजन और नॉट। इसका आंसर आपको इस एपिसोड के एंड में मिल जाएगा, एंड हियर इज द आंसर। उन 48 आवर्स में जब वोटिंग चल रही थी फर्स्ट एपिसोड की, सिर्फ 5 लोग थे जिन्होंने इस बात को पकड़ा कि यहाँ पे ना तो मिस्टर बालचंद्रन इंपॉर्टेंट थे और ना ही वो नया डिटेक्टिव, क्योंकि सवाल इन दोनों पे था ही नहीं। सवाल तो हिडन था, सवाल हिडन था मेरी लाइनों में, जहां मैं बार बार कह रहा था प्रणव की मेमोरी कितने वक्त तक रहेगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, एंड समथिंग हैड टू बी डन क्विकली। नया डिटेक्टिव आता, एक नया एंगल लेकर ज़रूर आता, लेकिन प्रॉब्लम यह है उसको इस केस के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ तो टाइम लगेगा ना उसको इस केस को स्टडी करने में, एक स्ट्रैटेजी बनाने में। लेकिन वहीं पे बालचंद्रन साहब सिर्फ इस केस को जानते नहीं थे, बल्कि इसे घोल के पी चुके थे। भले ही वो फेल हुए थे,
इट हैड नथिंग टू डू कि वो पापा है, इमोशनल है, इट हैड एवरीथिंग टू डू कि वो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपना, जो भी करेंगे इमीडिएटली करेंगे। उसी के साथ में अगर पापा वाला फैक्टर है भी, उससे भी टाइम बचता है। एक रैंडम डिटेक्टिव जाकर के अगर किसी कॉलेज के सामने बैठ रहा है तो कॉलेज वाले वहाँ पे एक लीगल एंगल से देखेंगे, लेकिन एक बेबस बाप जब सामने आके बैठ रहा है तो वहाँ पे एक पिता की रिक्वेस्ट है, वहाँ पे दिल पिघलते हैं। और पिघलेगा अगर दिल तो वहाँ पे चीज़ें जल्दी होंगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम वॉज इम्पॉर्टेंट। सिर्फ और सिर्फ 5 लोग, इतने सारे व्यूज, इतने सारे कमेंट्स, सिर्फ 5 लोग उस बात को चुन पाए। लेकिन दैट्स द गेम ऑफ। फिर क्या हुआ? देखो, इस खेल में ना तो सही रास्ते हैं ना गलत रास्ते हैं, बट देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर एंड वर्स रोड्स। ये एक बेहतर जवाब था। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आगे आने वाली कहानी में किरदारों की हरकतों को जरा ध्यान से देखना। रोल नंबर 16 विनीत को कॉल लगाया जाता है। अब एक नंबर दिया होता है लैंडलाइन का, सवाल ये होता है कि ये नंबर अभी भी है कि नहीं। फ़ोन उठाते हैं तो पता चलता है कि वो नंबर अब उस विनीत का नहीं है, वहाँ पे अब नए किराएदार आ चुके हैं। लेकिन किस्मत ये थी कि जो ये नए किराएदार थे वो बताते हैं कि भैया इन लोगों की जो फैमिली है वो उसी कॉलोनी में एक दूसरे घर में जाकर के रह रही है। कॉल लगाया जाता है, पर वो जो नए घर वाले होते हैं, जो नए रेंट वाले होते हैं, वो नंबर देने के लिए एग्री नहीं करते। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन तब बालचंद्रन साहब एक चाल चलते हैं कि दरअसल शादी से रिलेटेड इसके एक पुराने दोस्त को हम कांटेक्ट कर रहे थे। विनीत जो है मेरे बच्चे का क्लासमेट है, बस उसी के सिलसिले में बात करनी थी। अगर आप बात करा देते तो बड़ा एक, तो जैसे ही ये इस टाइप का कुछ सुनते हैं तो ठीक है यार, जेन्युइन रीज़न लगता है, एंड इमीडिएटली वो जो है उनका नंबर दे देते हैं। अब जो इनका जो एक ऑनलाइन ग्रुप बना होता है उसमें जो नंबर होता है ना इनका, वो नंबर दरअसल आंटी का होता है। तो आंटी के फ़ोन पे कॉल लगाते हैं। यहाँ पे बालचंद्रन साहब जो होते हैं जनाब करके शुरू करते हैं। आंटी बोलती कौन बात कर रहा है? तो ये बताते हैं ऐसा ऐसा करके है। वो दरअसल विनीत जो है वो मेरे बेटे का क्लासमेट था, तो उससे दरअसल कुछ बात करनी थी। और ये शादी वाली बात दोबारा से करते हैं। तो उसकी मम्मी जो होती है बड़ी खुश हो जाती है, बोलती है नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। वो बड़ी भोली सी मासूम सी औरत रहती है, वो अपने बेटे का नंबर दे देती है। और यहाँ से बालचंद्रन साहब को जैसे कि मतलब तारे जुड़ते हुए नज़र आ रहे होते हैं। वहीं पे कॉलेज में बैठे ये सारा का सारा इंसिडेंट हो रहा है। कैमरा शिफ्ट होता है कहाँ पे? हमारा जो ये सीन है ना, ये पहुंचता है एक घर पे, जहाँ पे एक लड़का नीचे बरमूडा लगाए, ऊपर एक टैंक टी शर्ट पहने हुए, सामने ऑमलेट बना रहा होता है, और वहाँ पे उसका फ़ोन बजता है। कैसे होगा ये ज़माना के हेलो सर, सर मैंने भेज दिया था ना? हाँ नहीं, मैंने मेल किया ना सर आपको। जी सर। सर मैं बिल्कुल सर। सर मैंने कल ही कर दिया था, और एक मैंने ना उनको भी अटैच किया है। हाँ हाँ है। नहीं नहीं मैंने किया है ना सर। हाँ हाँ सर। कल क्यों सर? नहीं वो नहीं सर, मेरे साइड से तो जो काम होना था सर वो हो चुका है, बाकी तो उनकी नहीं नहीं सॉरी सर, बिल्कुल सर, टीम एफर्ट है सर वो। मैं हाँ हाँ मैं देखूंगा ना सर, मैं पर्सनली देखूंगा बात करके कि हाँ जी सर, जी सर। ओके। ओह ओके सर। हाँ सर, सर 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 हाँ। सर ऑमलेट जल चुका होता है। बॉस का फ़ोन था, कुछ काम के सिलसिले में सबमिट हो चुका था वो काम, पर कल भी जो है एक निगरानी रखना, इसका काम हो चुका है। फिर भी होते हैं कुछ लोग ऐसे, क्या करें। वो अपने उस जले हुए अंडे को देख रहा होता है, कितने में मम्मी का फ़ोन आता है। मम्मी का फ़ोन उठाता है। हेलो शुभ मम्मी। जी मम्मी। कौन? हाँ हाँ हाँ। अच्छा
नहीं नहीं नहीं, सही किया सही किया। हाँ मम्मी एक मिनट, सुनो तो, एक अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है, उन्हीं का होगा, 1 मिनट देना मेरे को। हाँ 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 हाँ, मैं करता, मैं। कॉल काटता है। एक अननोन नंबर से फ़ोन आया होता है उसे। उसकी मम्मी बताती है कि प्रणव करके एक तुम्हारा दोस्त है, उसके पापा ने नंबर लिया है करके। कॉल लगाता है उस अननोन नंबर को। वहाँ से फ़ोन उठाते हैं बालाचंद्रन साहब। जनाब, सर, प्रणव के पापा बोले। हाँ बेटे, बिल्कुल वो आपकी मम्मी ने नंबर दिया आपका। अरे अंकल कैसे हैं आप? शुभो शुभो बेटा, बाकी सब बढ़िया यहाँ पे। ये बेटा एक्चुअली में क्या है ना, मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी, तो इसलिए फिर मैंने ना वो नंबर ऐसे करके आपका। नहीं नहीं अंकल, बिल्कुल अच्छा किया आपने। वो प्रणव कैसा है? वो हाँ, अच्छी दोस्ती थी तब, फिर वो पता नहीं वो चला गया आर्कियोलॉजी कुछ करने के लिए, तो उसके बाद फिर बात ही नहीं हुई। तब वो फ़ोन भी नहीं था अंकल हम लोगों के पास, तो नहीं नहीं बेटा, ठीक है वो बेटा। सुनो तो, वैसे आपसे ना मुझे क्या है कि चाह रहा था मिल के अगर बात हो जाती तो। हाँ बिल्कुल अंकल, सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं बेटा, सब ठीक है, बस वो क्या है कि एक बार मिल के आपसे बात करना वुड हैव बीन मच। हाँ बिल्कुल बेटा। अभी वैसे आप कहाँ पर हो? अंकल, आप और इस कॉन्वर्जेशन के टाइम पे वो बताते हैं कि वो कॉलेज गए थे, कॉलेज से वो जो लैंडलाइन है वो निकलवाए, और ये सारी बातें जो हैं फ़ोन पे उसको बताई जाती हैं। जब पूछते हैं कि भाई साहब कहाँ पे हैं, तो ये पता चलता है कि हमारे जो ये विनीत जी हैं, ये दरअसल श्रेष्ठ में एक कंपनी में नौकरी कर रहे होते हैं। और गज़ब की बात ये होती है कि खुद बालचंद्रन जी जो हैं वो श्रेष्ठ में ही खड़े होते हैं। उसका कॉलेज वहीं पे था, अब वहीं पे इसकी जॉब भी लगी हुई थी। बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ऐसे में वो बोलते हैं कि वो मिलकर बात करना चाहते हैं, किसी कॉफ़ी शॉप में या घर जैसे में भी वो कंफर्टेबल है। तो इमीडिएटली कह देता है कि अरे कॉफ़ी शॉप हो गया, आप घर पे आइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अपना एड्रेस जो होता है वो उनके नंबर पे मैसेज कर देता है। बड़े अच्छे नोट पे फ़ोन रखा जाता है। और बालचंद्रन साहब जैसे कि मतलब अभी तक कुछ नहीं हो रहा था उनके साथ, सिर्फ सवाल आते जा रहे थे, एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक सवाल। फाइनली एन आंसर वाज देयर, विनीत मिल चुका था। पॉसिबल तो था कि ये वही विनीत हो, क्योंकि यार इतना अच्छा दोस्त है, रोल नंबर एक एक की दूरी पे है। और जो भी हो, मिलना है और मिलकर बात करनी है। ठीक है जी। एक ऑटो पकड़ी जाती है और इमीडिएटली हमारे जो ये विनीत भाई साहब हैं, इनके बताए हुए एड्रेस पे हमारे अंकल पहुंच जाते हैं। 25 मिनट का कुछ समय लगता है। घंटी बजाई जाती है। अरे शुभ अंकल, कैसे हैं आप? बेटा एकदम बढ़िया। वो आपको डिस्टर्ब तो नहीं है अंकल? कैसी बात कर रहे हैं आप? अंदर वो थोड़ा तब जो हालत थी उसकी अब वैसी हालत नहीं थी भाई, शर्ट वर्ट पैंट वैंट थोड़ा सा लगा लेता है वो अपना, और अंकल को अंदर बैठा था। बेटा जॉब वगैरह कुछ तुम्हारा? अंकल उसका कोई टेंशन नहीं है, वो क्या एक प्रोजेक्ट था, अभी ख़त्म हो चुका है वो कल में, लेकिन वही है, थोड़ा एक फॉलोअप देना पड़ता है, तो अभी वो कॉल वॉल पे बात चल रही है। वर्क फ्रॉम होम ही रहता है अंकल मेरा तो वैसे। बाकी प्रणव कैसा है अंकल अभी? प्रणव ठीक है बेटा, वो आपसे वही बात करनी थी कुछ तो। नहीं नहीं बिल्कुल अंकल, चाय लेंगे कॉफ़ी लेंगे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बेटा, बस पानी। नहीं नहीं अंकल, पहली बार आप घर में आए, आप पानी क्या, चाय कॉफ़ी बिस्किट आप तो। और वो कहते कहते वो किचन में चले जाता है। वहाँ जाके चाय बनना शुरू हो चुकी होती है। अंकल जो होते हैं वो बैठे रह जाते हैं। भैया बड़ा आदर सत्कार होता है सामने। कुछ बिस्किट, एक तो बैचलर घर है भाई, क्या पिज़्ज़ा रखा हुआ होता है उसके फ्रिज में, कहीं ठंडा सा भी, उसको उसको माइक्रोवेव करके तो अंकल को दे नहीं सकते। तो ये ठीक है, जो भी कुछ रखा होता है सबको ऐसे थोड़ा 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 करके, मम्मी ने कुछ चूड़ा भेजा होता है घर से, वो भी ला करके वहाँ रख देता है। अंकल बड़ा थैंक यू करते हैं, कहते कि नहीं बेटा तुम बैठ जाओ। वो तो चाय बिना बिना मानता नहीं है, चाय बना बनू के वहाँ ला के रखता है। अंकल जो होता है थैंक यू बोलते हैं, चाय का सिप लेते हैं, अच्छी चाय बनी है, और फिर वो बातें। और फिर बताते हैं वो विनीत को कि बेटा वो एक्चुअली में वो शादी वाला जो ऐसा कुछ वो नहीं है एक्चुअली। और फिर वो बताते हैं कि कैसे प्रणव का एक एक्सीडेंट हुआ था, और कैसे उस एक्सीडेंट के बाद वो लड़का अपने खुद के मम्मी पापा को तक नहीं पहचान पाया। विनीत जो कि एक बहुत हंसमुख सा बड़ा एनर्जेटिक, अरे नहीं यहाँ पे, वो शॉक्ड होता है। सोफे पे वहां साइड में खड़ा हुआ होता है, वो सोफे पे बैठ जाता है
क्या बात कर रहे हैं आप? और तब उसके पापा वो पूरी बात बताते हैं। फाइनली कहानी वहां पहुंचती है जहां पे प्रणव ने उनको रिकॉग्नाइज किया, और कुछ दिनों के बाद अपने कमरे में एक नाम गोदा विनीत, और कैसे वो पिछले इतने दिनों से बस इस नाम को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। विनीत वहां पे पूरी तरह से कंफ्यूज्ड, शॉक्ड, क्या जवाब दे, क्या बोले वो इनको। रिक्वेस्ट करते हैं चंद्रन साहब, बेटा हमारे पास क्या अभी कोई और ऑप्शन बचा नहीं है? अगर डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर ऐसा कोई भी मतलब मेमोरी में रिकॉग्नाइज होता है और वो सामने आ जाए, थोड़ी बातें हो जाए, तो उसका क्या है, मेमोरी रीगेन होने में चांसेस ज़्यादा। अंकल आप बता दीजिए आप कैसे। बेटा अगर तुम हमारे साथ एक बार चल सकते हो, एक बार बस उससे बात करके देख लो, अगर कुछ होता है तो अच्छी बात, नहीं तो। विनीत चौथा इमीडिएटली कहता है, अंकल नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल। वो सोचता भी नहीं है अपने वर्क फ्रॉम होम और इन सब के बारे में, वो जो कल का काम कुछ नहीं सोचता हो। हाँ कह देता है, नहीं अंकल कोई नहीं, और मैं टिकट का देख लेता हूँ अंकल। पर अंकल कहते नहीं नहीं बट टिकट नहीं, टिकट मैं पूरा कर दूंगा करके। और वो मानता नहीं है, बोलते नहीं नहीं हम यहाँ देखते हैं, फ्लाइट देखते हैं, फ्लाइट नहीं मिलती, ट्रेन से ही करना है कैसे तो भी। विनीत मान जाता है। विनीत एक दोस्त होता है। अभी तक ये नहीं पता था कि विनीत था कौन। चलो ठीक है, एक रोल नंबर आगे था, पर क्या ये वही विनीत था? लेकिन अब चांसेस और बढ़ चुके होते हैं। इन्हीं सब के साथ जब वो टिकट्स और वो सारी बातें सब देखी जा रही होती हैं, तो विनीत जो है निकलने की तैयारी करता है, और उस तैयारी के बीच में वो एक फ़ोन कॉल लगाता है अपनी एक दोस्त को। इनफैक्ट सिर्फ उसकी दोस्त नहीं, वो प्रणव, उसकी एक्स, और साथ में एक लड़की थी दिशा। इन चारों की एक अच्छी सी छोटी सी एक सर्कल थी। दोस्ती का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा था जी। दरअसल विनीत जो है वो एक प्रॉपर एक्सट्रोवर्ट था, उसके बहुत दोस्त थे। प्रणव जो था वो इंट्रोवर्ट तो नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं था। तो प्रणव का दोस्त था विनीत, और विनीत का दोस्त था दुनिया। वो सबसे बात करता था। और ऐसे ही सब में एक तरफ विनीत की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, और विनीत की एक दोस्त जिसका नाम था दिशा। ऐसे करके इन चारों का एक अच्छा एक क्यूट सा सर्कल था। और वो भी कोई ऐसी बहुत गहरी वहरी दोस्ती कुछ नहीं, क्योंकि ये लोग सब प्रॉपर जो एक वैसी वाली फ्रेंडशिप है उसी में सेकेंड ईयर में पहुंचे थे। प्रणव अपने आप में रिजर्व्ड रहने वाला इंसान था, ज़्यादा किसी से बात करता नहीं था, और सेकेंड ईयर में तो उसने कॉलेज ही छोड़ दिया, तो फिर बात ही खत्म हो गई वहाँ पे। लेकिन थोड़ा बहुत भी जानता है करके दिशा को उसने फ़ोन लगाया। जनाब, जनाब आवाज़ आ रही है? ओए दिशा। तो मैं फ़ोन कट जाता है, वहाँ से दोबारा से फ़ोन कॉल आता है। दिशा, अरे यार बोलना बोलना, इधर आवाज़ आ रही है? हाँ यार मत पूछ यार, सुनना कुछ है तो जल्दी बोलियो, यहाँ पे नेटवर्क का बड़ा पंगा है। हाँ तो कहाँ पे अभी? अरे यार सतल पे हूँ यार। सतल पे क्या कर रही है तू? अरे मत पूछ यार, एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे आए थे, साला 2 दिन का प्रोजेक्ट था, 1 हफ्ते से बैठे हुए, इतनी घटिया टीम मिली है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बोलना। अरे यार सुन, कोई इमरजेंसी नहीं है, मैं बाद में बात कर रही हूँ। तो सुन, तो मेरे को एक काम करना, बस 15 मिनट देना, मैं तेरे को कॉल कर रही हूँ, थोड़ा रेंज में जाके कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फ़ोन रखते हैं। 15-1 मिनट के अंदर कुछ बातें बातें, और उतने में फिर से फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन उठाते हैं। जनाब, हाँ दिशा, वो ठीक है तो अभी? अरे हाँ यार, वो साला जहाँ पे अभी हम लोग का साइट मिला हुआ है ना, वहाँ पे ये पूरे एरिया में ही साला नेटवर्क ढंग से नहीं चलता, बोलना। अरे यार ये एक्चुअली में क्या है ना कि यार देखो, प्रणव याद है? प्रणव? कौन प्रणव यार? अबे कॉलेज में अपना वो जो इंजीनियरिंग, उसमें एक फर्स्ट ईयर का लड़का था भाई, वो सेकंड में छोड़ के चला गया था अपने से पहले। हाँ वो प्रणव बालचंद्रन। हाँ 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 हाँ, क्या हो गया? अरे यार वो उसके ना एक्चुअली भी पापा आए हुए थे, पापा से बात हुई मेरी यार। वो उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। क्या बात कर रहा है? कहाँ पे, कहाँ एडमिटेड है? अभी नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ वो, एक्चुअली में एक्सीडेंट कुछ 9 साल पहले हुआ था। वो मेमोरी वेमोरी यार उसकी चली गई उसके बाद। क्या बोल रहा है यार?
हाँ रे, उसके पापा आगे बैठे हुए हैं। अब कुछ पता नहीं उसको, कुछ होता है ना कि पहले के कोई लोग हों, उनसे बात बात हो जाए तो मेमोरी को कुछ, तो वैसे करके उसके पापा आए हुए हैं। तो मेरे को पता चला यार, मेरे को लगा तेरे को कुछ ऐसा कुछ पता। अरे मेरे को कहाँ से पता, मैं तो तू बता रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है। पता नहीं है, एनी हाउ आई थॉट कि मैं तेरे को एक बार बता दूं करके। तो वैसे सतल से कब लौट रही है यार? मत पूछ यार, अभी 2-3 दिन और है यहाँ पे। और तू कहाँ पे अभी? यार मैं तो अभी हूँ या अपने घर पे ही हूँ, लेकिन अगर तू ऐसे कुछ जाने का होगा तो मुझे बता यार, फिर अपन सब मिलके थोड़ा बात बात करते। एनी हाउ मैं तो अभी जा रहा हूँ अंकल के साथ, मैं सीधा उसके मत। ये वैसे कहाँ पे है अभी यार? एक कोई मेंटल इंस्टीट्यूट? अरे नहीं नहीं, मतलब ही इज़ नॉट लाइक डिस्टर्ब्ड और एनीथिंग, इट्स जस्ट दैट कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में ना, मतलब हर इंसान होता है ना जो भी मतलब ऐसे किसी भी तरह के साइकोलॉजिकल या मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा हो। तो अच्छा यार सुनना, मैं ना जैसे ही यहाँ से लौटती हूँ तो मैं सीधे ना, तू मेरे को बता दे तो मैं, नहीं नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा था, अगर तेरा ऐसा कुछ जानने का होता तो बताना, अपन साथ में ही चल देंगे वहाँ पे, एक बारी और मिल लेंगे। वैसे मैं तो जा रहा हूँ भी अंकल के साथ। नहीं नहीं, सही है सही है सही है, तू निकल। और सुनना, मेरे को अपडेट करना क्या वहाँ पे हो। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, चल। एनी मैं तेरे को उसी के लिए, अरे सुनना यार, वो दूध वाले भैया आए हुए हैं, सुनना मैं तेरे को करता हूँ कॉल, ठीक है? एनी मैं बात करता हूँ करके ना वो फ़ोन रख देता है। अपार्ट फ्रॉम दिशा और विनीत की जो एक्स थी, और कोई ऐसा था नहीं जिसको कॉल करके ये कोई बात बताने वाली हो कि प्रणव करके कोई था जिसकी मेमोरी, क्योंकि प्रणव का ऑनेस्टली कोई ऐसा दोस्त था नहीं। और ऑब्वियसली बात है, अब विनीत अपनी एक्स को तो कॉल करेगा नहीं। और दिशा के साथ भी जो उसकी दोस्ती हुई थी वो ऐसे ही हुई थी कि उसकी एक्स की दोस्त थी। तो उसने कहा कि इन्फॉर्मेशन पहुँचे तो पहुँचे, नहीं तो भाड़ में जाए, जो भी हो। वो पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन यहाँ पे सारी तैयारी जो है हो जाती है। जो भी कपड़े वपड़े करने थे सब हॉल में आते हैं जनाब। जब ये हॉल में आते हैं तो बालचंद्रन साहब जो होते हैं ना, वो पूछते हैं, अब बेटा वैसे वो मैं कह रहा था कि लेडीज एंड जेंटलमैन, डियर लिसनर्स एंड माय डियर JT8 फैमिली, हमारी कहानी यहाँ पर रुकती है। बालचंद्रन साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में और दुविधा में फंसे होते हैं, और उस दुविधा को आपको सॉल्व करना है। आपके सामने 2 रास्ते हैं। अब रास्ते सुनने से पहले ज़रा ये समझ लीजिएगा कि प्रॉब्लम क्या है। अब एक तरफ जहाँ पे हमारे ये सो कॉल्ड स्वीट से बालचंद्रन साहब जो हैं, वो अपनी सारी बातें जो बता चुके हैं उनमें एक बात वो छुपा कर बैठे हैं, एंड दैट इज़ कि उनके बेटे के ऊपर एक पुलिस केस चल रहा है जो कि थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड है। और ये बात उन्होंने अभी तक विनीत को बताई नहीं है। विनीत जाने के लिए तैयार हो चुका है। बालचंद्रन साहब को समझ नहीं आ रहा कि वो पूरी तरह से ईमानदार हों और विनीत को बताएंगी ऐसा कुछ है, या फिर उसको छल में लेकर जाएं। अब देखो, दोनों रास्ते जो हैं वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली मैं मजाक कर रहा हूँ, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे आपके सामने एक हिंट है जो इस कहानी के सेकेंड हाफ में, एपिसोड के सेकेंड हाफ में है, लेकिन उस हिंट को ढूंढना इज़ ओनली पॉसिबल बाय द पीपल जिन्होंने इससे पहले मेरी कहानियाँ सुनी हैं, नॉट जस्ट क्रो हाईवे का पहला एपिसोड। क्योंकि जिन्होंने मेरी कहानियाँ सुनी है वो जानते हैं कि हिंट्स कहाँ पर मौजूद होते हैं। अब ध्यान से ही दोनों रास्तों को ज़रा समझना। पहले रास्ते में अगर वो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बात को बता दें तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमारे जो विनीत भाई साहब हैं ये जाने से मना कर दें, क्योंकि पुलिस केस में उलझना कोई नहीं चाहेगा। अब वो कितना अच्छा दोस्त था नहीं था इस बात पे डिपेंड करता है, बट स्टिल एक लड़का जिसके साथ इतनी सालों से बातचीत नहीं हुई, ध्यान देना 9 साल पहले तो सिर्फ और सिर्फ प्रणव का एक्सीडेंट हुआ था। विनीत के साथ बातचीत तो और पहले से बंद है। तो क्या वो वाकई में पुलिस केस में उलझना चाहेगा? ठीक है, दूसरा रास्ता, कुछ भी नहीं बताएंगे, छल से लेके जाएंगे। दिक्कत ये कि छुपा कर तो नहीं रख पाएंगे। अगर गलती से भी विनीत को पता चला
कि ऐसा कुछ है और उससे छुपा कर ये सारा काम किया गया है, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या कोई ऐसी मदद है जो वो वाकई में कर सकता है और वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसका भरोसा चंद्रन साहब से उठ चुका होगा? क्योंकि अभी तक बाकी सब कुछ जो उन्होंने कहा है वो पूरी ईमानदारी के साथ कहा है। ये भी एक्सेप्ट किया है कि जो शादी के बहाने से कॉल किया था वो कॉल सब फेक था, एक्चुअली में ये बात करनी थी। क्या छल को माफ करेगा विनीत? और अगर पहले रास्ते से जाते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ जाते हैं, वो जाने से ही मना कर दे तो? हिंट क्या है? मोर इंपॉर्टेंटली, क्या इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिनारियो में? ध्यान से सोचना। आपका समय अब शुरू होता है। 48 आवर्स बिगिन नाउ। अगले 48 आवर्स तक हमारी वोटिंग ओपन रहेगी, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। आप दोनों जगह वोट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके मन में कोई जवाब आता है, कोई हिंट आता है, कोई एक एंगल आता है, उसको लिखना, उसे बताना। आपको लग रहा होगा जो रीज़न आपके मन में आया है इस साइड वोट करने का वो कोई फालतू सा रीज़न है, क्या पता आपकी गट कॉल एक्चुअली में अमेजिंग हो। सोच के देखो, पिछले एपिसोड में सिर्फ 5 लोग थे जिन्होंने पॉइंट पकड़ा था। इस एपिसोड में एक बहुत क्लियर कट हिंट मिला है। क्वेश्चन ये है, पकड़ोगे कि नहीं? खैर, द रेस्ट इज अप टू यू। कहानियां ऐसे ही चलेंगी और इसका अगला एपिसोड आप चाहे जो भी रास्ता चुने, मैं आपको सुनाने ज़रूर आऊँगा। सवाल सिर्फ इतना सा है, आप सुनने आएंगे?